हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज, जो कि बहुत टिपिकल टॉपिक है एज यू नो। तो प्लस टू क्लास में जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो सबसे टिपिकल टॉपिक या सबसे टिपिकल जो यूनिट है हमारे लिए वो जेनेटिक्स होती है। और वो जेनेटिक्स में हमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमें क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट वो होता है लिंकेज का। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट कि ये रिलेट करेगा। कुछ हम परसेंट बात करेंगे कि हम मेंडल की जो चीज़ें थी वो कैसे यहाँ पर चेंज हुई, और हम इसी से रिलेट करेंगे कैसे सेल साइकिल की कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे। तो हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट और होगी, आप अपने कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो भी आपको सीखना है वही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगी। ओके ओके, देन वील स्टार्ट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमें सबको पता है कि इससे पहले मेंडल ने काम किया। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, और पी प्लांट पे क्या देखा बच्चों? उसने देखा कि पी प्लांट में 7 उसके पास क्या आई करेक्टर्स थे। उस 7 करेक्टर्स में उसने फॉलो किया, बट वो सभी करेक्टर्स, वो थोड़ा सा लकी रहा इस चीज में कि उसके सारे के सारे करेक्टर जो भी उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए तो वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम पे थे, यानी कि एक करेक्टर सिंगल क्रोमोसोम लिया और दूसरा करेक्टर दूसरे क्रोमोसोम पे था। जब भी ऐसी चीजें आई तो क्या हुआ कि उसका रेशो, मेंडल का जो डाई हाइब्रिड रेशो है, याद रखना ये चीज, और याद होनी चाहिए, इसको समझने से पहले हमें याद होनी चाहिए। जो मेंडल थे, मेंडल का जो रेशो रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो रहा था, phenotypic ratio is 9:3:3:1। बट यहाँ पर जब हम बात करेंगे लिंकेज की, जहां पर हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की, दिस रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस वो मैच नहीं करता। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी नहीं थी जो कि मेंडल ने डिस्कवर नहीं करी, लेकिन उसके बाद हमें पता चली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या थी और किसने उसे डिस्कवर किया। तो हम साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे। उन साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास टी.एच. मॉर्गन। अब इन टी.एच. मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन इनका फुल नेम है, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या काम किया? इन्होंने लिंकेज पे बात करी। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, प्रूफ किसका प्रूफ दिया हुआ है बच्चे इसने? प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी पहले दी तो थी सटन एंड बोवरी ने, राइट? सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। अब उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन दे रहा है? थॉमस हंट मॉर्गन जी। अब मॉर्गन जी दे रहे हैं तो इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन्हें बोला जाता है। हालांकि हमें पता है कि जेनेटिक्स के फादर किन्हें बोला जाता है? मेंडल को ही बोला जाता है। मेंडल ही है सब कुछ, जेनेटिक्स जिन्होंने शुरू कर दी। बट क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क जो किया, जिसके बेसिस पे हमें पता चला कि मेंडल से आगे भी कुछ है, तो वो थे हमारे टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन। तो उन्होंने बात करी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो थी उनके फादर कौन बने? मॉर्गन जी बने। अब मॉर्गन और उसके कलीग्स, क्योंकि ये साथ काम कर रहे थे, तो इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म को उठाया टू वर्क इट? कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो लेना पड़ेगा। तो इन्होंने उठाया था हमारी फेवरेट घर में घूमने वाली ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। वैसे तो सभी जानते ही होंगे ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, बट फिर भी बताऊंगी। जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उसके आसपास छोटी 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 मक्खियां सी घूम रही होती है ना, फ्लाइज घूम रही होती हैं। वो जितनी भी फ्लाइज होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी उनका नाम है ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर। इसको हम हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, बनाना फ्लाई, ये सभी नाम देते हैं। तो ये सभी नाम किसके हैं? हमारी ड्रोसोफिला
मिलानोगास्टर। किसने काम किया? टीएच मॉर्गन ने काम किया। तो जर्नली हमारे साइंटिस्ट ना ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स चूज कर लेते हैं स्पेसिफिक फॉर द जेनेटिक वर्क। आप एक चीज और पढ़ते हो न्यूरोस्पोरा, वो भी कुछ बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। सिमिलरली एक यहाँ पर हमारे पास आ गई ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा काम होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर ही क्यों? कोई और भी तो ऑर्गेनिज्म लिया जा सकता था। पर बच्चों एक बात सोचो, कुछ सोचा होगा साइंटिस्ट ने, तो उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां इस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में मिली। वो ऑर्गेनिज्म में जब स्पेसिफिक खूबियां मिली, इसका मतलब क्या है कि ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर में स्पेशलाइजेशन थी इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की। अब वो क्या क्या स्पेशलाइजेशन थी उसकी बात करते हैं। ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर में सबसे पहले इसकी जो हमारे पास है कि जो इसके नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनती थी बच्चे, नंबर ऑफ प्रोजेनी यानी कि जब 20 का रिजल्ट आएगा, जो भी इसको, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा? मेंडल की तरह एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ ना कुछ नई जनरेशंस बनाएगा, उस नई जनरेशंस में अपने करेक्टर्स चेक करेगा कि क्या हुए हैं, क्या रिजल्ट आया, क्या फिनोटाइप आया, तो वो सब चीजें चेक करेगा। तो प्रोजेनी जो बनेगी, प्रोजेनीज का नंबर ज्यादा होगा। जब प्रोजेनी का नंबर बच्चे ज्यादा होता है ना मेरे बच्चों, एक बहुत छोटी सी बात हमेशा के लिए याद रख लो, प्रोजेनी का नंबर ज्यादा किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्यों होना चाहिए? ताकि उसकी एक्यूरेसी हमें पता चले। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक ही बार किसी एक्सपेरिमेंट को करूंगी और मैं कह दूं कि इसका रिजल्ट यही आएगा, तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम मेरा कुछ और आ जाए, तो मुझे एक्यूरेसी का पता ही नहीं चलेगा। तो दैट्स वाई जब हमारी नंबर ऑफ प्रोजेनीज जितनी ज्यादा होंगी, उससे क्या होगा कि हमें हमारे पास ये डाटा आ जाएगा कि ये रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी चेक हो जाती है इससे, प्रोजेनी के नंबर ज्यादा होंगे तो। सेकेंड पॉइंट, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर में जो मेल ड्रोसोफिला है और फीमेल ड्रोसोफिला है, इनके अंदर बहुत अच्छे डिस्टिंग्विश करेक्टर हैं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे बच्चे, ध्यान दो। इनके अंदर जो डाइमॉर्फिज्म है, मॉर्फिक सेक्स प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि मेल बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है फीमेल बॉडी के, फीमेल बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है मेल बॉडी के। इसमें एक चीज और अच्छी है, हमारे ह्यूमंस में तो जनरली बॉयज लंबे होते हैं, और क्या होता है हमारे इसमें तो कि गर्ल्स जनरली छोटी होती हैं, बट इनके केस में अलग है कि जो फीमेल है वो थोड़ा साइज में बड़ी है और मेल कैसे हैं बच्चे, छोटे हैं। और सेकंड पॉइंट इसका, जो मेल हैं, ऑफ कोर्स फीमेल और मेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एग ले करना। तो एग ले करने के लिए ओविपोजिस्टर, यानी कि उसके पास एक ओवम रिलीज करने के लिए उसके पास एक ओवम के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है, जो कि हमें दिखाई देता है इन केस ऑफ फीमेल, जो किसके पास प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे, किसके पास नहीं होगा? सोचो सोचो, मेल के पास। मेल कौन? मेल ड्रोसोफिला के पास वो चीज नहीं होगी। दैट इज क्लियर। चलो, हमने अभी भी बात करी कि ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर लेते हैं, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, बनाना फ्लाई बोलते हैं, हाउस फ्लाई बोल देंगे। इसी के अंदर इसकी प्रोजेनी ज्यादा आती है तो एक्यूरेट रिजल्ट आने की गारंटी मिल जाती है। डाइमॉर्फिक सेक्स हैं, ये है। अब ये जो हमारा एक पॉइंट कि ये जब रिप्रोडक्शन करती है तो इसका कोई सीजन नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, ये पूरे थ्रू आउट ईयर जो है रिप्रोड्यूस कर सकती है, रिप्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर। तो अगर ये बीच में रुक जाए तो हमारे पास एक पॉइंट आता कि हमारा काम भी ब्रेक हो गया। अदरवाइज अब टीएच मॉर्गन ने सोचा ठीक है भाई, मेरे पास तो क्या है, बहुत सारे लंबे लंबे टाइम तक, ईयर तक मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट आते रहेंगे। और क्या होगा, लगातार जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट लगाता रहूंगा उतने जल्दी जल्दी रिजल्ट आते रहेंगे। रिजल्ट जल्दी आने के लिए क्या और होना चाहिए? शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो यानी कि एक जनरेशन को आने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा और अगली जनरेशन आने में भी टाइम नहीं लगा, और कभी भी इसको रिप्रोड्यूस करा लो। दैट इज वाई टीएच मॉर्गन जो थे उन्होंने सोचा कि हाँ, अब ये एक ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे काम किया जाए, तो उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। ठीक है,
अभी तक तो हमने बात करी, मेंडल ने पी पे काम किया था सारा का सारा, ठीक है, वो हमें प्रीवियसली पता है। अब टीएच मॉर्गन ने लिंकेज पे काम किया, लिंकेज के लिए उसने चूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी की भी जो है एक्सपेरिमेंटल पार्ट कंप्लीट किया, प्रूफ दिया, और साथ में इसी वजह से इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर मानते हैं। तो ये तो बात इसकी हुई। अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्रॉस किया गया है, क्या कैरेक्टर्स इसमें लिए। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में बच्चे ध्यान देंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो हमारे पास टीएच मॉर्गन ने लिया, उन्होंने स्टडी करा एक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि टीएच मॉर्गन की बात आ रही है तो बच्चे एक बात याद रखनी है, टीएच मॉर्गन तक हमें क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया था, ठीक है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी तो आ गई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी तो तभी हमें ये बात पता थी, बट हमें अभी नहीं पता कि हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए होता है क्रोमोसोम में, या आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन इसको ये पता था कि एक्स क्रोमोसोम होता है कोई, और उस एक्स क्रोमोसोम पे उसने स्टडी किया टीएच मॉर्गन ने। किसने स्टडी किया? टीएच मॉर्गन ने एक्स क्रोमोसोम लिया। अब उस एक्स क्रोमोसोम पे उसने क्या देखा कि उस पे कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं। अब हमारी ड्रोसोफिला में एक कहानी और भी है भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। ड्रोसोफिला में हैप्लॉइड कंटेंट उसके 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब थोड़े से क्रोमोसोम है तो ज्यादा स्टडी करने का, डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं चारों के बारे में बात करनी है हमने, ठीक है। तो अगर मैं इन 4 की बात करूं तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। वेरी गुड। तो हमारे पास 2n इक्वल टू हो गया 8, ओके। तो हमारे पास जब ये हमारा 2n इक्वल टू 8 हुआ, या इसको हम n इक्वल टू 4 लेकर चले, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि डाइमॉर्फिक सेक्स है, राइट। हमारे पास एक मेल है और एक फीमेल है। तो जो मेल है उसका क्रोमोसोम नंबर किस तरह से बनाओगे बच्चे? एक क्रोमोसोम कौन सा है इसका? एक्स, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ? 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। इस तरीके से मेल है तो दूसरा क्रोमोसोम एक्स तो नहीं हो सकता, इसका दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा वाई, 2 के सामने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए, और इस तरीके से ये टोटल 8 क्रोमोसोम बने हैं। अब ध्यान दो, सेम ऐसे ही फीमेल का लिखते हैं, बस फीमेल वाले में क्या बनेगा बच्चे? एक्स, यहाँ पे बनेगा एक्स, ये बनेगा 2 2 3 3 4 4। तो ये फीमेल के हो गए। तो हमारे पास ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, और उनमें से कौन सा क्रोमोसोम उसने स्टडी किया? एक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल के अंदर सिंगल फॉर्म में ही है। एज यू ऑलरेडी नो कि मेल में एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स होगा 1, लेकिन फीमेल में ये 2 होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम था, इस एक्स क्रोमोसोम पे उसने देखा कि 3 जीन प्रेजेंट हैं बच्चे। सिंगल क्रोमोसोम पे 3 जीन प्रेजेंट है। ध्यान देना, मेंडल कहता है कि हमारे जीन डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रेजेंट होते हैं। उसको नहीं पता था क्रोमोसोम होता है या नहीं होता है, लेकिन उसका लकीली उसके अगर हम स्टडी करें, थोड़ा सा ध्यान दे, तो उसके भी कई 7 जो हमारे करेक्टर्स थे, उन 7 करेक्टर में से कुछ एक जीन्स जो थे वो सेम क्रोमोसोम पे लाई कर रहे हैं। बट इन केस यहाँ तो हम बात ही कर रहे हैं कि सिर्फ एक क्रोमोसोम स्टडी किया, उसी पे उसने तीन हम बात करेंगे, 3 करेक्टर्स लिए हैं इसने। अब वो 3 करेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला करेक्टर की बात करें हम, इसे बोलेंगे बॉडी कलर, बॉडी कलर, ठीक है। एक लिया हमने बॉडी कलर, दूसरा करेक्टर हमने लिया है आई कलर, यानी कि 2 तो आपके कलर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा करेक्टर उसने लिया है विंग्स, विंग्स का नेचर लिया, ठीक है, कैसी शेप है या साइज है जो ले सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। इसने 3 करेक्टर लिए थे। अब इन 3 करेक्टर में मेंडल भी कहता है कि एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, या दोनों डोमिनेंट होंगे, व्हाटएवर इट इज। तो ये भी मानता है इस बात को। तो अभी इसने कहा कि इसके पास जो हमारे बॉडी कलर है, इनकी एक पर्टिकुलर जीन्स है, या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन है, जिसे एलील कहेंगे। तो
बॉडी कलर में एक जो हमारा करेक्टर था वो था हमारा, या एक जो था रिप्रेजेंट करता था कलर ब्राउन, दूसरा रिप्रेजेंट करता है येलो। आई कलर में हमारे पास क्या होता है बच्चे, आई कलर में हमारे पास यहाँ पर ये होती है रेड या फिर होता है व्हाइट। विंग्स में या तो नॉर्मल विंग्स होंगे किसी के, और या फिर विंग्स का नेचर होगा मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर विंग्स। अब टीएच मॉर्गन क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेंडल की, अब मेंडल होते तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते बच्चों, कौन से क्रोमोसोम पे ये तीनों कौन से क्रोमोसोम पे, एक्स पे हैं। तो मैं मानूं मैंने ये एक्स क्रोमोसोम बना दिया, यहाँ पर क्या बना देते हैं, देखो थोड़ा सा, ये मैंने एक एक्स क्रोमोसोम बना दिया। इस एक्स क्रोमोसोम पे मैं क्या कह रही हूँ कि हमारे मॉर्गन जी बताते हैं इसी एक्स क्रोमोसोम पे ये 3 कैरेक्टर लाई करते हैं। ये 3 कैरेक्टर, एक को हमने बॉडी कलर बोला हुआ है, एक को हमने बोला है आई कलर, और एक को हमने बोला है विंग्स, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टर या तीनों के तीनों जीन्स जो कि रिप्रेजेंट किसके ऊपर कर रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम पे। सिंगल क्रोमोसोम से जब कोई भी जीन लिंक्ड हो जाते हैं बच्चे, इन सभी जीन्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, इन सभी कैरेक्टर्स को क्या नाम दे सकते हैं, लिंक्ड कैरेक्टर, लिंक्ड जीन्स। तो ये सभी क्या है, लिंक्ड हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। कितने लिए, कौन से क्रोमोसोम पे लिंक है, एक्स क्रोमोसोम पे। कितने हैं, 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं, बॉडी कलर है, आई कलर है, विंग्स हैं। जिसमें से डोमिनेंट कौन है बच्चों, डोमिनेंट है हमारा ब्राउन वाला, रिसेसिव है हमारा येलो वाला, ठीक है। यहां तक की बात सबको समझ आई, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आई तो जरा अभी ध्यान दो, हमारे अगर ये मेंडल जी होते तो मेंडल जी क्या करते, ब्राउन का बी बड़ा ले लो जी, और रिसेसिव का येलो में छोटा ले लो जी, यही करते। रेड और व्हाइट में क्या करते जी, रेड का ये ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं हम। बट किस केस में बच्चे, किस केस में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मेंडल। बट मेंडल तो हम यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, यहाँ तो हमारे साइंटिस्ट का नाम ही चेंज हो गया। ये तो साइंटिस्ट कौन से हैं, टीएच मॉर्गन, ठीक है ना बच्चों। तो टीएच मॉर्गन जी इतने आसान से तो अपने काम नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि हाँ मेंडल का कॉपीराइट उठा लिया, अब इस पे तो केस कर दो, इसकी तो बात सिद्ध नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए ये हटे उस बात से कि मेंडल की तरह नहीं करूंगा मैं। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने जो हमारा रिसेसिव का फर्स्ट लेटर है वो उठाया, ठीक है। रिसेसिव का जो फर्स्ट लेटर है वो उठाया, उसको स्मॉल लेटर में लिखा, इस केस में भी इस केस में भी, दोनों जगह पे उसने स्मॉल केस लिख दिया। बट डोमिनेंट में उसको केस से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस से रिप्रेजेंट। ध्यान दो, जैसे कि अभी इस केस में देखो क्या हुआ, येलो था तो येलो का वाई क्या किया, स्मॉल लेटर में लिख दिया, डोमिनेंट में भी और रिसेसिव में भी। बस डोमिनेंट के लिए उसे प्लस साइन रिप्रेजेंट कर दिया। तो अपने आप से देखो आई कलर में क्या करना चाहिए हमें, आई कलर में हमें क्या लेना चाहिए, दोनों साइड W, क्योंकि रिसेसिव का व्हाइट का W लेटर होगा। अब W में प्लस किधर लगाना चाहिए हमें, डोमिनेंट साइड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए अब इसमें हमें क्या लेना चाहिए बच्चों, M, और इधर क्या लिखाना चाहिए जरा बताओ, वेरी गुड, M प्लस, दैट इज। अब इस तरीके से इसने कैरेक्टर चूज कर लिया और थोड़ा सा अलग भी कर दिया कि मेंडल से थोड़ा सा अलग कर दो। और वही उसी चक्कर में क्या होता है, वो जो एनसीईआरटी में इतना बड़ा डायग्राम दे रखा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना है। कुछ नहीं है बच्चे, बहुत आसान है, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक बार समझते हैं। अब क्या किया उसने, मॉर्गन जी कहते हैं कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ एक्स क्रोमोसोम जिसपे 3 जो है जो करेक्टर हैं तीनों के तीनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी को स्टडी कर लेता हूँ। अब उसने क्या देखा कि इन 2 में मैं क्रॉस कराता हूं पहले तो क्या रेशो आएगा, फिर मैंने देखा कि ये क्रॉस कराता
इन दोनों में। ध्यान देना, एक क्रॉस करा रखा है बच्चे, जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे क्रॉस ए, वो है बॉडी कलर और आई कलर का, ठीक है। जब सेकेंड क्रॉस की बात करेंगे तो सेकेंड क्रॉस में क्या होगा कि सेकेंड क्रॉस जिसे लिखा है क्रॉस बी, क्रॉस बी वो है आई कलर और विंग्स में। तीसरा क्रॉस भी उसने किया था बट हमारी एनसीईआरटी उसे नहीं दे रही, विंग्स और बॉडी कलर का, ठीक है। तीसरा क्रॉस भी उसने किया था बट उसका रिजल्ट सेम रहता है क्रॉस बी की तरह। अभी आपको पता चलेगा क्यों रहता है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। तो हमारी बात हम ही कंटिन्यू करते हैं। रिपीट करती हूँ मैं कि हमारे पास लिंकेज की बात कर ली हमने, ठीक है। लिंकेज क्या होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, पूरी कंक्लूजन में लास्ट में हम क्लियर करेंगे। बट किसने दिया, पीएच मॉर्गन ने दिया, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी का प्रूफ भी किया और इसीलिए एक्सपेरिमेंटल फादर बोला गया था जेनेटिक्स का। उन्होंने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, और क्यों किया, क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इस पॉइंट में अच्छी थी कंपैरेटिवली टू अदर ऑर्गेनिजम्स। और फिर हमारे पास बात आई कि उसने कौन सा क्रोमोसोम चूज किया था, एक्स क्रोमोसोम चूज किया था। एक्स क्रोमोसोम में कितने लिए करेक्टर, 3 लिए। कौन कौन से लिए भाई, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। बॉडी कलर, वेरी गुड। दूसरा कौन सा कलर था, आई कलर। तीसरा क्या था, विंग्स, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा याद ये भी रखना पड़ेगा कि उसके अंदर ब्राउन येलो किस में है या रेड जो व्हाइट है किस में है। ऐसा ना करना कि रेड व्हाइट इधर उठा लेना और वो इधर उठा लेना तो सब कुछ काम हो गया, है ना। तो ये ऐसा भी मत करना। तो कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, उस पे इस तरीके से 3 जो है हमारे कैरेक्टर्स लाई करते हैं। अब क्रॉस किस किस के बीच में किया, पहला क्रॉस हम बात कर रहे हैं बॉडी कलर एंड आई कलर, दूसरा क्रॉस आई कलर एंड विंग्स। क्लियर है, ये एक बार रिकैप हो गया। अब जल्दी से हम अगले क्रॉस पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली, ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट क्या है और उसी कॉन्सेप्ट का रिजल्ट कैसे निकला और कैसे इसने कहा कि ये लिंकेज है। चलो इसको हम अभी छोड़ देते हैं ताकि सामने रहेगा तो कि हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे। जल्दी जल्दी से हम बात करते हैं। बॉडी कलर हमने लिया ब्राउन बॉडी कलर और येलो बॉडी, राइट। इधर ले लेते हैं हम येलो बॉडी, ठीक है। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे। ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी थी, दूसरा आई में था, रेड कलर की आई है, रेड आई डोमिनेंट के साथ लगा दी मैंने, व्हाइट आई रिसेसिव के साथ लगा दी। ध्यान देना अभी बात पे। अब मेंडल जी क्या कहते हैं, देखो अभी तक हम पी प्लांट लेते थे। पी प्लांट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। वहां पे भी हम क्या करते थे, 2 प्लांट्स लेते थे, प्योर लाइन में लेते थे। और उसमें भी क्या होता था बच्चे, हमारे पास एक पेरेंट के पास जो करेक्टर है सेम उसी दूसरे पेरेंट के पास है। एक डोमिनेंट फॉर्म में प्योर है, प्योर लाइन में है, और सेकेंडली रिसेसिव में भी प्योर लाइन में है। तो उनका आपस में क्रॉस कराते थे, यानी कि एक मेल पेरेंट हो गया, एक फीमेल पेरेंट हो गया, राइट। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला है ये, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो मेल है वो हमारा मॉर्गन जी ने वाइल्ड टाइप लिया था। ध्यान देना, वाइल्ड टाइप मेल लिया है, ठीक है। मेल कैसा लिया इसने, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप मेल का साइन लगा दिया, दैट मीन्स कि वाइल्ड टाइप मेल लिया। और जब भी वाइल्ड टाइप मेल या वाइल्ड टाइप कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें दैट इज डोमिनेंट, राइट। तो डोमिनेंट मेल था यहाँ पर। अब डोमिनेंट मेल था तो यानी कि उसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं बच्चे, एक्स और वाई होते हैं, राइट। तो मैं इसको एक्स और एक को वाई रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है ना। अब बॉडी कलर के लिए हमारे पास क्या सिंबल था बच्चे, ध्यान दो। बॉडी कलर के लिए क्या सिंबल है, यहाँ पर हमारे पास सिंबल है वाई, उसके ऊपर क्या लगाना है, प्लस। क्यों, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो वाई और वाई के ऊपर क्या लगाना है, मैं यहाँ पे तो रिप्रेजेंट कर देती हूँ डिफरेंट कलर से, बट क्योंकि ऐसे तो हम बहुत स्लो स्लो चलेंगे। वाई प्लस, और रेड आई के लिए क्या है बच्चे, डब्ल्यू प्लस। इज इट क्लियर कैसे बना है, ठीक है। इसी को मैं क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाती हूँ एक बार, क्रोमोसोम में कैसे दिखेगा ये वाला चीज। जो एनसीईआरटी ने दिखाया हमें कुछ ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पड़े हैं 2 जीन्स,
और वो दोनों जीन्स कौन से हैं, Y प्लस और W प्लस। ठीक है, अब सेकंड कौन सा है, Y है जी। अब Y का तो हमें क्या पता है जी, Y हेट्रोमॉर्फिक शो करता है, वो X जैसा तो होता नहीं, या भी जैसे जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वैसे नहीं होता, तो मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है और उसके ऊपर कोई जीन भी नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको बिल्कुल अलग बना दिया। ठीक है, अलग बना क्या दिया, मतलब कि हमें रिप्रेजेंट ही हेट्रोमॉर्फिक ही करना है, मॉर्फोलॉजी सेम नहीं रखनी उसकी। तो ये तो एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स पे उसने कैरेक्टर्स लिए थे बच्चे, एक्स के ऊपर कैरेक्टर लिए थे, दैट्स वाई हमारा जो ये है पार्ट, तो वो एक्स के ऊपर हम शो करेंगे। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, है ना। चलिए हमारे पास दूसरा, क्योंकि अब ये वाइल्ड टाइप है, तो वाइल्ड टाइप को मैंने बोला डोमिनेंट होता है, तो इधर तो कौन होगी, फीमेल होगी रिसेसिव कैटेगरी में, है ना। तो रिसेसिव कैटेगरी में फीमेल है, रिसेसिव है, राइट। तो इसके दोनों एक्स भी होंगे, और इन एक्स पर रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट होंगे, दोनों के ऊपर होंगे। वहां तो वाई था इसीलिए एक के ऊपर आ रहे थे, यहाँ एक्स दोनों है तो दोनों के ऊपर आएंगे, तो ये बन गए। अब हम इसी को क्रोमोसोम की फॉर्म में देख लें, तो इसके क्रोमोसोम बिल्कुल सेम बनाएंगे हम, ठीक है ना, इनके दोनों के सेम बना दिए। अब इनके ऊपर इस तरीके से डाल दिया वाई डब्ल्यू, तो ये एनसीईआरटी ने यहां तक इस तरीके से शो किया है बच्चे। अब इसको हमें क्रॉस ही तो करना है, क्रॉस कैसे करते थे मेंडल में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, है ना। तो क्या ही दिक्कत है, अगर ऐसे क्रॉस ही करना है तो क्या दिक्कत है, तो जरूरी थोड़ी ना हमें बार बार क्रोमोसोम बना के देखने हैं, क्रोमोसोम ना भी बनाओ। देखो कैसे होगा ये क्रॉस, जरा देखो। अब इसमें हमारे पास ये दो हैं, तो कितने गेमीट बनेंगे बच्चे, दो गेमीट बनेंगे, दिख रहे हैं वो दो गेमीट, कौन कौन से बनेंगे, एक एक्स टाइप का, एक वाई टाइप का। इसमें दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं बच्चे, एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों पे वाई और डब्ल्यू दोनों ही रिसेसिव है ना, कोई प्लस तो है नहीं किसी पे भी, तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ गेमीट बनेगा। तो सबसे पहले हम गेमीटोजेनेसिस करते हैं, गेमीटोजेनेसिस हुई, इसमें से गेमीट निकलकर आया हमारा एक ही, इसमें से गेमीट निकलकर आए हमारे टू टाइप्स के, वेरी गुड, सीख रहे हो तुम, है ना बच्चों। चलिए इसमें हमारे पास क्या हो गए, गेमीट आ गया एक्स, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक वाई, तो ये गेमीट आए। अब क्रॉस करोगे, हालांकि तुम बना सकते हो कि मल्टीपल, क्योंकि गेमीट तो हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें से 4 गेमीट निकल सकते थे, इधर से भी तुम 4 दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट क्योंकि क्यों दिखाने हैं, क्योंकि सिमिलर गेमीट्स हैं, तो हमें इतना ज्यादा लंबा काम करना ही क्यों है ना। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, वो गेमीट दिखाएंगे कि जो डिफरेंट है, तभी हमने इसमें से सिर्फ एक ही सिंगल गेमीट निकाला। अब इस सिंगल गेमीट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम यहां पर मेटिंग भी बोलेंगे, ठीक है, कि मेल जो है, मेल के गेमेट्स फीमेल के जो एग है उसके साथ फ्यूज कर रहे हैं। अब फ्यूज करने से कौन सी जनरेशन आती थी बेटे, F1 जनरेशन आती थी, तो यहाँ पे भी F1 जनरेशन बनाएंगे हम। F1 जनरेशन में क्या होगा कि ये वाला इसके साथ बाइंड करेगा पहले, यानी कि एक्स डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस बाइंड विद एक्स वाई डब्ल्यू, एक प्रोजेनी बनेगी। फिर ये वाला करेगा सेम इसी के साथ एक्स वाई डब्ल्यू, और ये आ गया वाई। अब देख सकते हो आप कि इस प्रोजेनी में ऐसे ऐसे दो दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, तो मतलब कि एक सिंपल सी बात है कि इसमें हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ 50-50% का रेशो आता है। अब उस 50% में क्या आता है कि जो फीमेल है बच्चे, यहाँ कौन था, मेल था डोमिनेंट। अब रिप्रेजेंटेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में फीमेल इज डोमिनेंट, फीमेल इज शोइंग, ये फीमेल है क्योंकि एक्स और एक्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कौन है, फीमेल है। अब फीमेल है तो फीमेल के पास क्या कैरेक्टर आ गए भाई, इसके पास आ गई, हमारे पास कौन है, ये
है ब्राउन बॉडी और कौन है, रेड आई। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करती है, जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर रिपीट करता है ना बच्चे, उसको बोल देती है वाइल्ड टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन वो जनरली मेल के केस में करेगा, बट यहाँ पे तो फीमेल है तो हमने इसको रेड ब्राउन बॉडी रेड आई का नाम दे दिया। मेल कैसा बना, मेल बना है रिसेसिव, तो रिसेसिव है तो इसके रिसेसिव कैरेक्टर्स आएंगे। अब रिसेसिव है तो भाई कौन से कैरेक्टर आए इसके पास, इसके पास आए येलो बॉडी और व्हाइट आई। तो यहां तक का तो F1 जनरेशन तक का क्रॉस हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, कुछ भी नहीं दिक्कत हुई, अब तो समझ में आ रहा है, अब तो पता ही नहीं चला कैसे हो गया ये, इतना आसान कैसे था, है ना। कुछ भी नहीं है बच्चे, आगे भी कुछ नहीं आसान है बिल्कुल। लेकिन अभी तक की बात समझो कि हमारा जो लिंकेज का कंसेप्ट है वो किस तरीके से बाहर निकलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो क्रॉस ही तो कर रहे हैं, अभी तो पॉइंट ही नहीं आया। अभी तो हमारे पास क्या है कि हमने वाइल्ड टाइप मेल ले लिया, रिसेसिव फीमेल ले ली, उनके गेमीट बना दिए और गेमीट बना के उनकी फर्टिलाइजेशन करा दी, जी चलो ठीक है हो गया काम, है ना। और F1 जनरेशन आ गई, और F1 जनरेशन में हमने देखा कि जो फीमेल के कैरेक्टर है वो मेल में दिख रहे हैं, मेल के कैरेक्टर फीमेल में दिख रहे हैं जी। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आती है, आती है जी, हमने मान लिया, हमने मान लिया। ठीक है, चलिए अब इतनी बात हो गई, तो हम इसी के आगे जब हम मेंडल का क्रॉस करते हैं बच्चे, ध्यान देना, मेंडल का जब क्रॉस करते थे वहां तो सेल्फिंग करा देते थे सेकंड जनरेशन के लिए, है ना, F1 की सेल्फिंग कर दो। अब सेल्फिंग कब हो सकती है, जब फ्लावर हो या जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन में हो। अब ये ड्रोसोफिला तो बाइसेक्सुअल नहीं है ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, हमें तो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल लेके क्रॉस कराना है। तो हम क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन में आए हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हीं का आपस में क्रॉस करा देंगे, मेल और फीमेल का। ठीक है, हम इन्हीं कंडीशंस को लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, मैं नीचे से हटा नहीं रही हूँ, ऊपर से हटाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या लिया हमने। चलिए देखो, यहां तक समझ आया, बट यहां से आगे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, समझ आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। हमारे पास ये कंडीशन आई थी एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू। ठीक है, एक कंडीशन आई ये वाली, हम कह रहे हैं कि इन्हीं की क्रॉस करानी है हमें। ठीक है ना, अब इनकी क्रॉस कराने का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, ध्यान दो, इसके पास ये एक है, ये एक है, ये भी दो है, राइट। इसके हमारा मेन मकसद क्या आ जाता है भाई, गेमीट बनाने हैं, गेमीट बना दो जरा। इसके गेमीट बनाओगे, क्या गेमीट बनेंगे, एक तो यही बनेगा, एक ये बनेगा, बस कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीन इधर नहीं जा सकते, ये जीन इधर नहीं जा सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। बट इस केस में देखो बेटे, इस केस में 4 टाइप ऑफ गेमीट बनेंगे, ध्यान दो जरा। अब वो गेमीट कैसे होंगे, पहले तो हम बना लेते हैं यही वाले जो उनसे दिख रहे हैं हमें, यही वाला। दूसरा गेमीट देखो मैंने कौन सा बनाया, ये तो दोनों के दोनों ऐसा ही तो उठा के लिखे हैं मैंने, ये दोनों गेमीट, ये वाला भी ये वाला भी, तो इनको बोलेंगे हम पेरेंटल गेमीट्स। मेंडल के क्रॉस में भी देखना ये चीज, डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो क्या करता है, जब गेमीट बनाता है, 2 गेमीट तो पेरेंटल उठा लेता है, और 2 गेमीट को वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट बनाता है। तो यहाँ पे भी तो यही करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे हम इसको। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, एक्स जिसके ऊपर वाई प्लस तो लगा हुआ है बट डब्ल्यू दूसरा आ गया, रिसेसिव वाला। सिमिलरली एक्स वाई रिसेसिव है पर डब्ल्यू प्लस आ गया। इसका मतलब कि इस क्रोमोसोम में जो आमने सामने क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पड़े थे, उन्होंने आपस में क्या कर लिया, ये 2 टाइप के क्रोमोसोम पड़े थे कि नहीं पड़े थे, देखो ऐसे पड़े थे, इस तरीके से पड़े हैं। अब इस वाले के ऊपर तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है भाई, y प्लस डब्ल्यू प्लस, इसके ऊपर हमें पता है y और w है, तो क्रॉसिंग ओवर हुई, याद करो सेल साइकिल,
सेल साइकिल में मियोसिस, मियोसिस के अंदर चले जाओ प्रोफेस वन, प्रोफेस वन के अंदर किस में जाओगे, जरा आंसर दो। प्रोफेस वन के अंदर किस में जाएंगे हम जाएंगे बच्चे प्रोफेस वन के किसके अंदर, पैकेटिंग स्टेज में, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर अगर हुई तो क्या होगा, Y प्लस के साथ चांस है ना W भी जुड़ जाए, और W प्लस के साथ चांस है Y भी जुड़ जाए। मजा नहीं आ जाएगा, कुछ नया नया बनेगा। तो इनको बोलेंगे हम, क्योंकि ये तो हो गए पेरेंटल, और पेरेंटल के नीचे जो ये बने हैं ये हो गए रिकॉम्बिनेंट्स। तो कितने गैमीट रिकॉम्बिनेंट गैमीट होते हैं, 2G। पेरेंटल कितने होते हैं, 2G। तो फिर रेशो क्या हुआ पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेशन, 50-50%। आ गया ना आंसर, चल 50-50% होता है। अब क्योंकि ये 4 गैमीट किसने बनाए हैं, ये इस वाली फीमेल ने बना दिए, मेल के सिर्फ 2 ही गैमीट हैं। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए इट इज वेरी मच इजियर कि हम इसको पनेट से शो कर ले। तो पनेट से शो करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा कि हम इसको इजीली समझ पाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पनेट बना देते हैं इसी का ही, ये बना दिया है ना, ये लो जी। अब इसका ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कर ही देते हैं, लो उठाकर थोड़ा सा हिला देते हैं इसकी पोजीशन को। इसके जो गैमीट हैं, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया। अब ये कौन सा गैमीट था भाई, एक्स वाई डब्ल्यू और एक वाई, बस इतनी सी बात है। आ जाओ जी, अब जरा बहुत आसानी से अपने एनसीईआरटी का फाइनल जो लास्ट वाला है ना, जिसमें पजल होता है बच्चा, वो ध्यान देना। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बट हम कंफ्यूज होते हैं। क्या हुआ, एक्स एक्स बनेगी तो फीमेल है ना, फिर इसके पास डोमिनेंट ये रहा, इसका रिसेसिव है, तो ये फीमेल कैसी हुई, जरा बताओ जल्दी जल्दी, फीमेल कैसी हुई, जल्दी जल्दी बताओ, फीमेल कैसी हुई, एक तरह की वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है। मैंने फीमेल की जगह मेल का वो लगा दिया और आप लोग बोलते भी नहीं हो, हैं? चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी, एक्स ये भी बनी फीमेल, लेकिन ये कैसी बनी, ये तो पेरेंटल टाइप आ गई है ना, बिल्कुल सही। चलो ये भी बनाओ जरा जल्दी जल्दी, है ना, ये वाली बनाओ, ये y प्लस डब्ल्यू और ये आ गया वाई डब्ल्यू। ये तो हमारी ऊपर वाली जो हमने बनाई फीमेल, ये सारी फीमेल्स ही हैं क्योंकि, ठीक है। तो फीमेल्स में ये क्या बन रही है बच्चे, y प्लस वाई डब्ल्यू, यानी कि हमारे पास क्या है, रिसेसिव जीन्स हैं। तो ये कैसी है हमारे पास, ब्राउन का अपोजिट क्या था, येलो बॉडी प्लस वाइट आई, ठीक है। और ये भी फीमेल है, ये फीमेल कैसी बनी हमारे पास, वाई प्लस, यानी कि ब्राउन तो बॉडी है, बट आई का कलर तो अलग आ गया, आई का कलर तो कैसा आ गया, व्हाइट आ गया। ये कैसे हो गया, ब्राउन के साथ तो येलो होता था, बट मेंडल जी कहते हैं रिकॉम्बिनेशन इज देयर, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन हुई होगी और रिकॉम्बिनेशन ने ऐसा कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, हम आएगा ये तो, है ना। तो ये चीज हुई। फिर लास्ट क्रॉस हमने फिर से बनाया तो देखा एक और नई चीज आई है, वाई डब्ल्यू प्लस, ये तो थी है हमारा ये, ठीक है ना। इस केस में क्या बनी, इस केस में हमारी जो बॉडी है, बॉडी का कलर है वो तो रह गया येलो, बट आई का कलर हो गया रेड, तो ये भी रिकॉम्बिनेशन आ गई, है ना। तो ये रिकॉम्बिनेशन के साइंस है। अब सिमिलरली इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास मेल बनेंगे। अब मेल बनेंगे तो मेल के केस में क्या क्या रहेगा, पॉइंट्स यही रहेंगे, ब्राउन और रेड रहेगी, ये व्हाइट और व्हाइट, येलो और व्हाइट, ब्राउन व्हाइट रेड येलो रेड। देखो ध्यान से, ये बना मेल जिसके अंदर वाइल्ड टाइप करेक्टर्स हैं, फिर ये बना रिसेसिव टाइप करेक्टर्स हैं जिसमें, ठीक है ना। और ये बना हमारा y प्लस डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, ठीक है।
जिसके पास कैसे करेक्टर्स हैं बच्चे, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ब्राउन एंड व्हाइट। फिर ये कैसा बना, जिसके अंदर कैसे करेक्टर है बच्चे, येलो एंड रेड। बस ये फर्क क्या है, ये हमारे इधर मेल हैं और उधर सारी फीमेल्स, ठीक है ना, इतना ही फर्क है। हमारे जो रिजल्ट आया वो यही है, फिनोटाइप हमारा ये है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पे जब इनको रेशो मिला, यहां से एक चीजें चेंज हुई थी, ठीक है ना। ये रेशो मिला और इस रेशो में ये चाह तो यही रहा था कि जैसा कि हमारे मेंडल जी कहते हैं 9:3:3:1 आना चाहिए, कुछ कुछ शायद ऐसा ही आएगा। लेकिन अब इनके सामने हुआ क्या, इनके सामने पहला तो काम ये हो गया कि यहाँ तो मेल वाले केस में एक्स के ऊपर था तो 4 गैमीट ही नहीं बनाए, पहला रीजन, सेम रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा। चलो जी कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो था ये आया हमारे पास। अब रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट ने इसे परेशान किया, क्या देखा मॉर्गन जी, क्या देखते हैं, या मॉर्गन जी ने ये लिंकेज वर्ड कहां से क्यों ले आए, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास ये दो बातें अभी चीजें निकल कर आएंगी कि हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम था, एक ही सिंगल क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट थे। अब उस जीन्स प्रेजेंट होने की वजह से उस सिंगल क्रोमोसोम पे हो क्या रहा था बच्चों, उस सिंगल क्रोमोसोम की क्रोमोसोम जा रहा था ना उठ के, जीन तो इंडिविजुअल जा ही नहीं रहा था, जो कि मेंडल कहता है। मेंडल क्या कहता है, मेंडल कहता है कि जीन ट्रांसफर होते हैं। अब क्रोमोसोम भैया के ऊपर है, तो जो जो जैसे जैसे क्रोमोसोम भागेगा वैसे वैसे जीन भी भागेगा, है ना। अब क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है तो जीन, तो इसका मतलब कि जो हमारे पास ये पेरेंटल टाइप आए, पेरेंटल टाइप आए और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप आए, तो उसने ऑब्जर्व किया कि बाय दिस रेशो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज रहा ओनली 1.3%, जबकि पेरेंटल का रेशो रहा हमारे पास अबव 95%, दैट इज 97.1 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो पेरेंटल रेशो इतना ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट रेशो इतना कम, जबकि मेंडल जी तो कहते हैं कि बीच में आने चाहिए 9:3:3:1, और 3:3 का रेशो रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट को, तो 6 आने चाहिए थे, और 6 आउट ऑफ 16 तो बहुत बड़ा अच्छा रेशो होता है, ये तो नहीं आया। अब ये क्या घटना हुई, फिर उसने क्या किया बच्चे, जो हम सेकंड करेक्टर यानी सेकंड क्रॉस करा रखा है मेंडल ने, वो क्रॉस किया। उस केस में रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज सेम क्रॉस करोगे बच्चे, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करना आपने, सेम क्रॉस करोगे, बस समझो। बट क्रॉस करके देखोगे, ऐसे नहीं आएगा, करके देखोगे, पहले पहले करके देखो, और करने के बाद इसका रेशो तुम्हें थोड़ा याद रखना है। उसमें क्या होगा बच्चे, वही जैसे मेंडल कहता था ना 6, कैसे कहता था मेंडल, देखो 9:3:3:1, ये पेरेंटल था, ये भी पेरेंटल था, और ये 6 जो थे रिकॉम्बिनेंट थे, तो आउट ऑफ 16 6 थे, जो कि रेशो निकालेंगे हमारा लगभग 37.2%, समझे, कि 16 into 100 करके परसेंटेज निकालो इसकी, ठीक है। अब उस केस में आंसर हमारे पास मेंडल जैसा आ रहा है, बट इस केस में इसका रेशो 1.3 क्यों आया, क्या रीजन रहा, क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो मॉर्गन जी कहते हैं, और मॉर्गन के साथ फिर इनके स्टूडेंट्स भी आ गए, है ना, वो स्टूडेंट्स आए, तो फिर इनके स्टूडेंट्स ने, कलीग्स ने मिलकर कहा कि हमारी ये जो रिकॉम्बिनेशन होती है बच्चे, स्टूडेंट का नाम याद रखेंगे हम सब, स्टूडेंट का नाम है एल्फर्ड स्टूटवेंट, क्या नाम है, एल्फर्ड स्टूटवेंट। इन्होंने कहा कि भाई जो रिकॉम्बिनेशन होती है दैट डिपेंड्स ऑन मैपिंग और पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, समझे बात, नहीं मुझे पता था
क्या होता है कि जब एक सिंगल क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन पड़े हों, ठीक है, एक से ज्यादा जीन पड़े हों, तो जैसे एक जीन ए बी सी, सपोज वैसे भी इसने भी ए बी सी 3 जीन लिए हुए हैं हमारे लिए, तो ठीक है, तो वो 3 जीन की जो डिस्टेंस है, मैप है, पोजीशन है, वो डिसाइड करती है कि कितनी रिकॉम्बिनेशन होगी या फिर कितनी लिंकेज होगी। हमें पता है these 3 genes are linked genes, ये क्लियर है, ये मॉर्गन जी कह देते हैं जब भी जीन्स सिंगल क्रोमोसोम पर लाई करे तो उन्हें हम लिंक जीन कहते हैं। बट हमारी लिंकेज में भी एक कहानी है कि हमारी लिंकेज के बीच में, जीन्स के बीच में एक डिस्टेंस लाई करती है, वो डिस्टेंस बताएगी कि रिकॉम्बिनेशन होगी या नहीं। कैसे बच्चे, देखो हमने यहाँ पे ना दोनों क्रोमोसोम लिए थे, हमने बात करी थी कि क्रॉसिंग ओवर होगी, किस स्टेज में होगी बच्चे, पैकेटिंग स्टेज में होगी, प्रोफेस 1 के मियोसिस 1 में, है ना, तो इसमें होगी। अब पैकेटिंग स्टेज में जरूरी थोड़ी है भाई इतनी क्लोज क्लोज हैं और वो क्रॉस कर ही जाएंगे, अब वो नहीं चाहते क्रॉस करना, वो क्लोज फ्रेंड्स हैं तो वो क्रॉस नहीं करना चाहते, वो चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। अच्छे दोस्त हो तो एक दूसरे के लिए रहना चाहते हैं ना, एक दूसरे के साथ साथ रहना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते चेंज करना, तो इसीलिए उनकी परसेंटेज कितनी आई बच्चे, 1.3 आई। अब एनसीईआरटी का दूसरा पॉइंट देखोगे जिसमें उन्होंने क्रॉस कर रखा है हमारे विंग्स के बीच में, ये हटा दो, विंग्स के बीच में और हमारे किसके बीच में और रखा है, ये तुम्हारी कलर के बीच में, है ना, ये हमारा कलर के बीच में M+M, ये लगा दिया मैंने। अब इनकी डिस्टेंस देखो जरा, भैया इनकी डिस्टेंस तो अलग अलग है, एक पी चेन पे एक क्यू आर्म पे, है ना, क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है ना, एक पी आर्म एक क्यू आर्म, एक अलग आर्म पे एक अलग आर्म पे, यहाँ तो दोस्ती थोड़ी कम गहरी है। अब इनकी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है तो तोड़ सकता है कोई भी, आएंगे, क्रॉसिंग ओवर आएगा, पैकेटिंग स्टेज में रिकॉम्बिनेशन, चलो भाई हम एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये शिफ्टिंग कर सकते हैं। दैट्स वाई वहां पर सेकंड क्रॉस में तुम्हारा रेशियो आ जाता है रिकॉम्बिनेशन का 37.2, है ना, तो जो डिस्टेंस मैटर कर रही है कि रिकॉम्बिनेशन होगी या नहीं होगी, तो रिकॉम्बिनेशन की जो डिस्टेंस है बच्चे, इसके लिए स्टूटवेंट जी ने एक यूनिट दी। अब कितनी डिस्टेंस को मापेंगे भाई हम, है ना, तो वो कहते हैं इसका जो डिस्टेंस है, जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल मैं ए प्लेस से बी प्लेस जाती हूँ, मैं कहती हूँ 100 मीटर गई, मीटर वर्ड लगा दिया, किलोमीटर वर्ड लगा दिया, राइट, तो ये मीटर किलोमीटर में तो नहीं मापेंगे, ऑफ कोर्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या करते हैं, इसको मापते हैं सेंटीमोर्गन में, ठीक है, सेंटीमोर्गन में, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है। एक और है प्रोकैरियोट्स में, ये जनरली यूकैरियोट्स में टर्म यूज की जाती है सेंटीमोर्गन, अगर हम इसी को हम प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया वगैरह के लिए यूज करेंगे जब, तो यूनिट मैप भी बोल सकते हो बच्चे, यूनिट मैप या मैप यूनिट बोलेंगे ना, एमयू बोलेंगे, ठीक है, मैप यूनिट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट सेंटीमोर्गन। अब मॉर्गन क्यों दिया होगा, क्योंकि उसका स्टूडेंट था ना टीएच मॉर्गन का, है ना, चलो ठीक है, टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट की बात है। अब जो सेंटीमोर्गन डिस्टेंस को नापने को कह दिया कि इतनी डिस्टेंस आई जी, इतने सेंटीमोर्गन है, तो अब स्टूडेंट जी एक बात और कहते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आ रहा है ना, एक्चुअल में वही उसका डिस्टेंस है, यानी कि अगर किसी ए और बी जीन का डिस्टेंस 1.3 सेंटीमोर्गन है तो इसकी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 1.3%, समझे, नहीं समझे, किसी दो जीन्स के बीच का गैप 1.3 सेंटीमोर्गन है या उसकी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 1.3 आ रही है, इसका मतलब दोनों जीन के बीच में जो अंतर है, जो जगह है, जो पोजीशंस हैं, उनके बीच का जो गैप है, वो गैप क्या है, 1.3 सेंटीमोर्गन है, ठीक है। अगर उसकी रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आई 37.2%, इसका मतलब उन दो जीन्स के बीच का गैप कितना है बच्चे, उन दोनों जीन्स के बीच का गैप है 37.2 सेंटीमोर्गन, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है।
तो अभी सेकंड क्रॉस आपका बाकी है, सेकंड क्रॉस आप करेंगे, नहीं होगा तो आप जस्ट वीडियो के नीचे लिखेंगे कि ठीक है मैम रिपीट करा दीजिए, तो आई जस्ट डू इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, हम कराएंगे। आपको नोट्स भी भेज सकती हूँ मैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं उसी टाइम पे आपको डाल दूंगी, आप अपना नंबर भी दे सकते हैं और यू कैन ज्वाइन इट विद द माई चैनल, ठीक है, ऑन टेलीग्राम, फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, वहां पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, बट लिंकेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली बोर्ड्स एज वेल एज फॉर द नीट। तो दोनों केसेस में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, है ना। दैट इज ओके फॉर द टुडे। ओके, टाटा, बाय बाय।